चलिए फिर डे 24 का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक था हमारा उत्तर प्रदेश में संरक्षण कार्यक्रम। यानी कि उत्तर प्रदेश में जब हमने पीछे वीडियो में देखा जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ा, अब जैव विविधता के अंतर्गत हमने फ्लोरा और फौना के संरक्षण की बात की। अब प्रमुख जो वन्य जीव हैं, जैसे प्रमुख जो फौना है, उनको लेकर हम देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन्य जीव हैं जिनको लेकर के हमारी राज्य सरकार थोड़ा इनके संरक्षण को लेकर के गंभीर नजर आई है। अब वहां से कुछ प्रमुख हम उठाएंगे और प्रमुख उठा करके उनके संरक्षण कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की जाएगी। हालांकि और आप यदि न्यूज में देखते हैं कोई भी ऐसा वन्य जीव है जो चर्चा में है, इसको लेकर अपने स्तर से भी तैयारी करने की कोशिश करना। तो यहाँ कौन कौन से देखो वन्य जीव कवर किए जाएंगे? गिद्ध संरक्षण देखेंगे कार्यक्रम, घड़ियालों को लेकर देखेंगे, फिर सारस को लेकर के, और फिर बाघ को लेकर के, टाइगर का रिजर्व को, टाइगर जो कंजर्वेशन है उसको लेकर के देखो कार्यक्रम क्या चलाया जा रहा है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, राज्य सरकार, या समझेंगे केंद्र के स्तर से जो प्रयास किए जाते हैं। वहां देखो हम भारत के संदर्भ में जब पढ़ते हैं, पेपर 3 में एनवायरमेंट पढ़ते हैं, तो हम सभी को देखते हैं जितने भी संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, यहां हमें फोकस रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहां कहां पर ज्यादा गंभीर नजर आती है। अब एक एक करके आ जाओ, देख लेते हैं कि पहला देखेंगे हम गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम। अब देखो गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम जो है, इसको पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह आखिर गिद्ध को लेकर के सरकार क्यों संरक्षण कर रही है, इसका गिद्ध हमारे लिए क्यों जरूरी है ना? कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि आखिर इसका महत्व क्या है हमारे लिए, क्यों इतना भैया भाव दिया जा रहा है गिद्ध को। तो पहला तो समझ में आया कि इतना क्यों भाव मिल रहा है, ये समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे कि आखिर इसके सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी इसके संरक्षण की। दूसरा देखो ये डायमेंशन रहेगा। तीसरा रहेगा अगर ये समस्याएं मौजूद हैं तो फिर सरकार क्या प्रयास कर रही है। तीसरा देखो ये डायमेंशन रहेगा और कंप्लीट हो जाएगा इसका संरक्षण कार्यक्रम। ठीक है, उससे ही आपको, और साथ ही साथ इसी डायमेंशन में आपके पास कुछ डेटा है, अगर आपके पास कोई नवीनतम कोई उदाहरण आपके पास नजर आ रहा है, जैसे गिद्ध संरक्षण पर लिखोगे तो बढ़िया इंट्रोडक्शन हो सकता है। वर्तमान समय में ध्यान से सुनना, आपने अगर न्यूज को फॉलो किया होगा तो वर्तमान समय में महाराजगंज में आपका जो महाराजगंज है, यहां पर एशियाई किंग वल्चर जो होता है, इसका पहला संरक्षण केंद्र बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? महाराजगंज में बनाया गया है। और इस तरीके का इंट्रोडक्शन अगर आप अपने में यूज करोगे अपने आंसर में, तो आपका जो आंसर रहेगा करंट से रिलेटेड रहेगा, अपडेटेड आंसर वहां नजर आएगा। ठीक है, अब समझते हैं देखो इस टॉपिक को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो पहले गिद्धों का हमने बोला कि गिद्धों का क्या है, आपको महत्व पता होना चाहिए। तो गिद्धों का महत्व समझने से पहले आपको यह बताना है कि देखो एक एक करके समझते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट और लाइन बाय लाइन, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी जानवर होता है, आपके पारितंत्र में कोई जानवर होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी जानवर का, गाय का ले लेते हैं। गाय की मृत्यु होती है। अब मृत्यु होने के बाद गाय को, मरी हुई गाय को आप क्या करोगे? कहीं पर छोड़ दोगे। छोड़ने के बाद उसका मांस सड़ेगा, है ना? सड़ेगा तो जो आपका पारितंत्र है, पारितंत्र में पॉल्यूशन होगा, है ना, वायु प्रदूषण फैलेगा, तो ये सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन इसी को बैलेंस करने के लिए भगवान ने बनाया गिद्ध को। अब गिद्ध क्या करता है? यही मृत मांस का भक्षण करता है। कोई भी जंतु वगैरह आप देखते होंगे सड़ते रहते हैं, उनका भक्षण करने के लिए किसको बनाया? बोले मृत मांस खाने के लिए ही बनाया गया। किसको? गिद्ध को। इसीलिए ये पारितंत्र की क्या करते हैं? पारितंत्र की सफाई करते हैं। बोला जाता है कि नहीं, सफाई कर्मी इसको बोलते हैं, है ना? अब ये मृतमांस का भक्षण करता है, तो इसके चलते देखो जैविक जो अपशिष्ट होता है वो कम होता है लगातार। पहला देखो ये महत्वपूर्ण है, इसका महत्व समझ में आया। दूसरा होता है कि देखो जब ये मृत मांस कहीं पर पड़ा सड़ रहा होगा, तो आसपास जो वन्य जीव होंगे वो भैया इसका भक्षण करेंगे। एग्जाम्पल, शिकारी कुत्ते वगैरह अगर इस मांस को खाएंगे और मांस को खाने के बाद में आसपास के क्षेत्रों में क्या करेंगे भैया? रेबीज का संक्रमण फैलाएंगे। तो ये एक समस्या। दूसरी आती है, इस समस्या को कम करने में सहायता करता है। और कुल मिलाकर जो आपका इकोसिस्टम है, जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस है इकोसिस्टम का, इसको बैलेंस करने का काम करता है। तो ये आपका गिद्ध का महत्व समझ में आया। बोले अब हमें गिद्ध का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है, तो इसीलिए अब इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। संरक्षण करने से पहले ये जानो कि भाई मुद्दा क्या है। मुद्दा ये मेन देखो, मेन मुद्दा अगर आप समझ गए कि आखिर चैलेंज क्या आ रहा है, तो फिर आपको जो संरक्षण संबंधी जो कार्यक्रम बनाने हैं ना, जो प्रोग्राम बनाने हैं, आपको वहां बनाने में बिल्कुल कठिनाई नहीं आएगी। तो बोले मुद्दा ये है, सबसे बड़ा चैलेंज देखो, एक तो इसके सामने चैलेंज जो मानव हस्तक्षेप के चलते कारण है ना, वो तो आपको बताना ही है कि इसके जो प्राकृतिक आवास हैं, है ना, वो प्राकृतिक आवासों को क्या हुआ है, मानव हस्तक्षेप के चलते देखो बाधित हुए हैं वो। दूसरी तीसरी और बात है कि देखो जो इनके क्षेत्र विशेष रहते थे, उन क्षेत्र विशेष में इनके सामने शिकार वगैरह की समस्या, जो अवैध शिकार है, मानव के द्वारा जो शिकार किया जाता है इनका, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है उसके चलते बहुत सारे यहाँ पर देखो चैलेंज तो है ही इनके सामने। लेकिन पीछे कुछ वर्षों में आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा आया होगा डाइक्लोफेन यूज का।
डाइक्लोफेन यूज क्या होता है, देखो जो जीव होते हैं, वन्य जीव होते हैं, वन्य जीव जब बीमार पड़ता है, एग्जाम्पल लेते हैं गाय भैंस वगैरह जब बीमार पड़ते हैं तो उनको डाइक्लोफेन दिया जाता है। अब डाइक्लोफेन दिया गया तो उनके शरीर में तो पहुंच गया भाई, है ना, डाइक्लोफेनिक यूज तो हो गया। अब उनके शरीर में पहुंचने के बाद जब वह मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में उनका मृत मांस जब भैया गिद्ध के द्वारा खाया जाता है, गिद्ध के द्वारा भक्षण किया जाएगा, तो वो जो मांस, वो जो डाइक्लोफेन है वो कहां पहुंचेगा, वो गिद्ध के शरीर में पहुंचेगा। और गिद्ध के शरीर में जाने के बाद में इसका एक निगेटिव जो इंपैक्ट नजर आ रहा था वो उनकी किडनी फेलियर का था। गिद्धों की जब किडनी फेलियर हो रही थी तो उनकी संख्या लगातार क्या हो रही थी, घट रही थी। और जब गिद्धों की संख्या लगातार घट रही थी तो मृत मांस जो था वो लगातार बढ़ रहा था एनवायरमेंट में। और मृत मांस बढ़ने के चलते फिर वो मरा हुआ मांस जो मिलता था वो कुत्तों वगैरह के द्वारा, आसपास के जीवों के द्वारा उसका भक्षण किया जा रहा था और रेबीज का संक्रमण बढ़ रहा था। साथ ही साथ जो जो मांस था वो मांस एनवायरमेंट में जैसे पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, वो लगातार उससे वायु प्रदूषण की संख्या समस्या बढ़ रही है। अब वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ने के चलते उसका भी नकारात्मक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा था। तो देखो ये प्रमुख मुद्दा था। प्रमुख मुद्दा समझ में आया, डाइक्लोफेनिक यूज के चलते क्या क्या चैलेंजेस और नए नए निकल करके आ रहे थे। इस कारण से गिद्धों के संरक्षण को लेकर के थोड़ा सरकार हमारी गंभीर हुई। अब गंभीर होने के चलते सॉरी, गंभीर होने के चलते देखो क्या क्या कदम उठाए गए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो डाइक्लोफेनिक यूज है, ध्यान से सुनना, जो डाइक्लोफेनिक यूज है इसके यूज को लेकर के देखो थोड़ा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके इस डाइक्लोफेन को देने के बाद में और क्या क्या निगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना, इसके बारे में थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है। तो जो क्षेत्र है उनकी बेहतर मॉनिटरिंग करो और इन नियमों का सख्ती से अनुपालन करने की जरूरत है कि आप डाइक्लोफेन का यूज नहीं कर सकते हो, जानवरों को नहीं दे सकते हो, है ना, इसका घूम फिरकर नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ेगा। तो ये सारे कदम आपको उठाने ही हैं। बाकी गिद्धों वगैरह के लिए देखो थोड़ा सा, अगर मान लीजिए यह संभव नहीं हो पाता है तो गिद्ध रेस्टोरेंट जैसे एक बढ़िया, एक देखो बहुत जगह पर आपको देखने को मिला होगा, गिद्ध रेस्टोरेंट, गिद्ध रेस्टोरेंट वगैरह क्या होते हैं, गिद्धों का जो भोजन है, आइए महाशय आप खाइए, आपके लिए यहाँ व्यवस्था कर दी गई है। विदाउट डाइक्लोफेन वाला फूड जो है आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, बढ़िया से उसको खाइए और मस्त रहिए, ठीक। तो इस तरीके की देखो व्यवस्था की जा सकती है और वहां के जो स्थानीय समुदाय है, स्थानीय समुदाय की मदद से। तो ये कुछ प्रयास हैं, ये तो बताने ही है। इसके अलावा आपको बताना है कि गिद्ध प्रजनन केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब गिद्ध प्रजनन केंद्रों की स्थापना कहां पर की जा रही है, उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर, जालौन, झांसी, महोबा, और ये क्षेत्र देखो उत्तर प्रदेश का जो मैप है यहां से समझ में आएगी ये जिले कहां पर मौजूद हैं। तो इन जिलों में आपका ये जो प्रजनन केंद्र है ये बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित देखो ये प्रमुख न्यूज है, और उत्तर प्रदेश से संबंधित यदि कोई प्रयास है इसको जरूर शामिल करो, जब भी अपने उत्तर में लिखो तो आपको संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स जरूर बताने हैं और फिर अपने आंसर को कंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी का जो संरक्षण है वो आपका, चाहे वन्य जीव का संरक्षण हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। और आपको लिखना किस तरीके से है, टॉपिक पर यहाँ पर समझ आपकी बनाई जाएगी। समझ आपकी अगर बेहतर हो गई तो आपके पास लिखने में आपके डायमेंशंस बहुत सारे रहेंगे जिन पर आप अपना उत्तर लिख सकते हो। दूसरा देखते हैं घड़ियाल के संरक्षण को लेकर के। देखो घड़ियालों के संरक्षण से पहले पहले आप जान लो कि भारत में देखो 3 प्रमुख प्रकार जो हैं घड़ियालों के, जो मगरमच्छ के पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो यह घड़ियाल है आपका, दूसरा मगर है, और तीसरा खारे जल में रहने वाला जो मगर होता है, ठीक है। 3 प्रमुख होते हैं, लेकिन यहां हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित पढ़ना है हमें किसी वन्य जीव का संरक्षण। तो उत्तर प्रदेश में जो समस्या बनी हुई है वह घड़ियालों को लेकर के है, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि संकटग्रस्त कोई है इन तीनों प्रजातियों में से तो ये घड़ियाल वाला ही है। बोले तो ये घड़ियालों के संरक्षण को लेकर हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि क्या क्या, देखो जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि घड़ियाल के सामने भैया क्या क्या चुनौतियां आई हैं, आखिर ये संरक्षण क्यों इतनी जरूरत पड़ गई। तो घड़ियाल के संरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि घड़ियाल के बारे में ये जान लो कि रहते कहां पर हैं, यह रहते एकदम साफ जल में हैं। इनकी आदत है कि इनको एकदम स्वच्छ जल चाहिए, फ्रेश वाटर में रहेंगे। अगर आपने स्वच्छ जल अपने यहां पर नहीं बनाया, यानी कि जो इनका प्राकृतिक आवास है वहां का जल यदि गंदा हुआ और गंदा होने के बाद इनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगी। बोले जिस राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में, अगर आपको जो इनका प्राकृतिक आवास है वहां घड़ियालों की संख्या अगर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसका सीधा निष्कर्ष निकलता है कि उस राज्य में वो बहने वाली जो नदी है जो उसका प्राकृतिक आवास है वहां पर राज्य सरकार के द्वारा नीतियों का अनुपालन बहुत बेहतर ढंग से किया जा रहा है, इसीलिए, और साथ ही साथ ना तो वहां पर जल को पॉल्यूटेड किया जा रहा है। तो ये सीधा निष्कर्ष निकलता है घड़ियालों की बढ़ती संख्या को देख करके। तो स्वच्छ जल पारितंत्र यहां पर चाहिए इनके लिए, और यह गंगा और यमुना की सहायक नदियों पर देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से इनको चंबल जो नदी है, चंबल नदी में घड़ियालों का प्राकृतिक आवास देखने को मिलता है, ठीक है। ये समझ में आया, घड़ियालों को लेकर के कंटेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि भाई रहते कहां पर हैं और क्यों संरक्षण की जरूरत है, और अगर घड़ियालों की संख्या राज्य में बढ़ती हुई दिखाई देगी इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। अब इनके सामने चैलेंजेस देखते हैं क्या है। तो यहां पर जो मेन चैलेंज है, पूरा
का पूरा देखो मानव निर्मित चैलेंज ही आपको नजर आएगा। क्यों भैया? देखो जो नदी है, जिस नदी में इनका प्राकृतिक आवास है, एग्जाम्पल लेते हैं चंबल नदी, तो वहां पर देखो बांध जैसी समस्या है। अब बांध के चलते यहाँ पर सिंचाई के रूप में देखो वहां से जल दोहन होता है और नदियों का खुला क्षेत्र जो है यहाँ पर सीमित होता चला जा रहा है। बोले नदी जो बहती थी स्वतंत्र रूप से, उन्मुक्त रूप से बहती थी, यहाँ पर घड़ियाल आराम से मस्त रहते थे, लेकिन ये सीमित होती चली जा रही। तो जो प्राकृतिक आवास है, तुम्हारा ही घर अगर कोई छोटा करता चला जाएगा तो तुम्हें रहने में समस्या होगी कि नहीं होगी, है ना? कंजस्टेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे घड़ियालों के साथ भी समस्या आ रही है। तो पहली समस्या देखो, नदियों पर बांध वगैरह के बनने के चलते क्या क्या और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वहां रहने वाले जो जीवों को, उसमें एक घड़ियाल भी है आपका। फिर घड़ियालों वगैरह का शिकार भी किया जाता है, देखो है ना, इनकी त्वचा आदि को लेकर के आपका घड़ियालों का शिकार देखने को मिलता है। फिर जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार कौन है भैया? मानव निर्मित जो नीतियां हैं, मानव निर्मित जो नीतियां हैं उसके चलते देखो जलवायु परिवर्तन होता है, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो वैश्विक ऊष्मण बढ़ता है, वैश्विक ऊष्मण के बाद फिर नदियों का जलस्तर कम होता है, ठीक है। और बढ़ता नदियों का पोल्यूशन। अब नदियों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, आसपास जब मानवीय गतिविधियां बढ़ेंगी और मानव गतिविधियां बढ़ने के बाद वो पोल्यूशन कहां जाएगा? नदियों तक जाता है। और नदियों तक पोल्यूशन बढ़ने का प्रमुख कारण होता है, एक तो औद्योगिक होता है, दूसरा पर्यटन। पर्यटन इन क्षेत्रों में बढ़ता है, और पर्यटन जो मनुष्य जाता है, मनुष्य का क्या आदत होती है? मनुष्य की आदत होती है पर्यटन करो, साथ ही साथ गंदगी फैलाओ, और गंदगी का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। उसको नहीं पता रहता है कि उस गंदगी, फैलाई हुई गंदगी का प्रभाव जो है उस वन्य जीव के ऊपर पड़ने वाला है। तो वहां पर देखो नदियों में पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ने के साथ नदियों का जल गंदा होगा, और गंदा जब जल होगा तो घड़ियालों को रहने में वहां पर समस्या आएगी भाई, ठीक है। और एक दिक्कत है यहाँ पर कृषि कार्यों का बढ़ना। बोले देखो नदी के आसपास आपकी आर्द्र भूमि पाई जाती है, जो आर्द्र भूमि होती है, और इस आर्द्र भूमि के पास देखो कृषि कार्य किया जाता है। अब कृषि कार्य करने के चलते यह समस्या वहां पर आएगी, हर जीव के वन्य जीव के साथ आएगी जो आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में नदियों में रहते हैं। क्योंकि कृषि कार्य किया जाएगा तो कृषि कार्य में जो किसान होता है वो रसायनों का प्रयोग करेगा, और रसायन घुलकर कहां जाएंगे? नदियों में जाएंगे। तो ये रसायन घुले हुए जो होते हैं अंततः घातक किसके लिए होते हैं? वहां रहने वाले वन्य जीवों के लिए, तो घड़ियालों के लिए घातक होगा। बोले ये सारे चैलेंजेस देखो घड़ियालों के सामने आ रहे हैं, और इसके संरक्षण को लेकर के जो प्रयास किया जा रहा है वो समझते हैं। देखो यहाँ जो पुनर्वास केंद्र बनाया गया है लखनऊ में, इसकी चर्चा करनी है। घड़ियालों के संरक्षण को लेकर के जो कुकरेल पुनर्वास केंद्र है लखनऊ में बना हुआ है, ये देखो कार्य करता है, ठीक है। अब दूसरा है चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में घड़ियालों का प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। अब घड़ियालों का जब प्रजनन केंद्र बढ़ाया जाएगा, सीधा उद्देश्य इसका है कि घड़ियालों की संख्या को बढ़ाया जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो एक नेपाल का जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान से सुनना, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाता है नेपाल, पता है ना। अब नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा बनाता है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले हैं जो इस तराई क्षेत्र में मौजूद हैं। तो जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, यहाँ घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो इस तराई क्षेत्र में जब इस प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी तो इससे स्वाभाविक सी बात है, यहाँ उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, इनका भी रोल समझ में आता है ना, इनका भी महत्व समझ में आता है। यहाँ भी आपके घड़ियालों के संरक्षण को लेकर के कार्य किया जाएगा। फिर करतनिया घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और यहाँ उत्तर प्रदेश का वन विभाग और वन्यजीव विभाग ये दोनों मिलकर के एक स्वच्छ जल पारितंत्र को लेकर के एक गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि इन गाइडलाइंस का, इन दिशा निर्देशों का अनुपालन बहुत ही ढंग से सफलतापूर्वक किया जा सके, तभी हम घड़ियालों को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा देखो एक फ्रेमवर्क है जो दे दिया गया कि घड़ियालों का संरक्षण क्यों जरूरी है ना। पहले कंटेक्स्ट समझा, फिर घड़ियालों को लेकर के क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, फिर सरकार क्या प्रयास कर रही है। यहाँ कुकरेल का आपका रेफरेंस दिया गया, इसको जरूर लिखना है, चितवन के बारे में, करतनिया घाट और चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र, ये पॉइंट्स आपके छूटने नहीं चाहिए जब आप उत्तर प्रदेश में घड़ियालों के संरक्षण कार्यक्रम को लेकर के अपने अगर पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है, अपना आंसर लिखोगे। तीसरा है भैया सारस के संरक्षण को लेकर के। देखो सारस के बारे में आपको क्या पता है? सारस के बारे में इतना तो जानते हो ना कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जो स्टेट बर्ड है वो कौन है? उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है आपका सारस क्रेन, ठीक है। अब ये सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड बनाया गया है, तो इसके संरक्षण को लेकर के भी सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे होंगे कि नहीं किए जा रहे होंगे? बोले बिल्कुल किए जा रहे होंगे। बाकी सारस को लेकर के आप देखते होंगे कि जब भैया यहाँ थोड़ा सा एक कहानी सुन लो, जब कृषि कार्य करता था, जब किसान के द्वारा कृषि कार्य किया जाता था तो वहां एक फसल उगाई जाती थी धान की, आज भी उगाई जाती है। बोले जब धान की फसल उगाई जाती थी तो धान की पहले रोपाई की जाती है। रोपाई मतलब जानते हो, पहले पानी भर दिया जाता है, पानी भरने के बाद वहां धान के पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो धान की जब रोपाई की जाती है तो जब पानी भरा होता है तो वो पानी भरे हुआ जो क्षेत्र होता है, यहीं पर आपको सारस भी देखने को मिलता है। पहले देखने को मिलता था, अब नहीं। तो इंच अभी भी, हालांकि जो ये मैनपुरी, एटा, इटावा, अलीगढ़ ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर अभी भी कृषि कार्य जहां पर होता है, और जब धान की रोपाई होती है, जब पानी भरा होता है, तो वहां पर यह सारस आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर बात है, ध्यान से सुनना।
तो स्टेट बर्ड भी है भाई उत्तर प्रदेश का। ये जानकारी देते हुए फिर बताना है कि अब इनकी संख्या जो कम होती जा रही है उसके पीछे कारण क्या है, तो वहां चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। पहला चैलेंज है देखो जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन के चलते होता क्या है कि जो वैश्विक ऊष्मन है बढ़ रहा है, वैश्विक ऊष्मन के चलते आपका आकस्मिक सूखा देखने को मिलता है। आकस्मिक सूखा जब होगा तो जो इनका प्राकृतिक आवास है, घड़िया सॉरी सारस का जो प्राकृतिक आवास है वो प्राकृतिक आवास है आर्द्र भूमियां, ठीक है, वेटलैंड्स। अब वेटलैंड्स इनका प्राकृतिक आवास रहता है, लेकिन वेटलैंड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही, क्षरण होता जा रहा है लगातार। आप देख रहे हो वेटलैंड्स की संख्या जो है भारत में बढ़ती चली जा रही है, अभी 82 के अराउंड है शायद। और ये रीजन ये है कि ये सारी वेटलैंड्स जो है ना 82 ये सारी संवेदनशील हैं, यानी कि यहाँ संरक्षण देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बोले भैया आर्द्र भूमियों का क्षरण लगातार बढ़ रहा है, तो सीधा इसका संबंध है कि जो सारस है इनका प्राकृतिक आवास इसका भी क्षरण हो रहा है। दूसरा है कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त कीटनाशक है। अब बोले कृषि कार्य किया जाता है, पहले धान की रोपाई होती थी, कीटनाशकों का बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग होता था, लेकिन अब कीटनाशकों का प्रयोग इतने बड़े स्तर पर होने लगा है कि इसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, सारस के ऊपर पड़ता है। क्योंकि जो कीट होता है, कीटों का भक्षण किया जाता है सारस के द्वारा। अब सारस के द्वारा क्या होता है, जो कीट के भीतर मौजूद होते हैं कीटनाशक, वो कीटनाशक जाते हैं सारस के अंदर। अब सारस के भीतर फिर जैव संचयन से जैव आवर्धन है ना, बायो एक्यूमुलेशन, ये आप बायो एक्यूमुलेशन से बायो मैग्निफिकेशन, ये आप जानते होंगे जब इन्वायरमेंट में पढ़ते होंगे कि भाई ये क्या होता है, पहले संचित होता है, कोई भी अगर अपशिष्ट होता है वो संचित होता है, संचित होने के बाद जब खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ता चला जाता है तो उसका आवर्धन होता चला जाता है ना, ये इन्वायरमेंट में आप पढ़ते होंगे इस चीज को। तो इस प्रोसेस के थ्रू सारस जो है निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है सारस के ऊपर, है ना, नकारात्मक प्रभाव। बाकी सारस वगैरह का जो शिकार होता है और जो ह्यूमन इंटरफेयर के पीछे, हमने इंटरफेरेंस के पीछे जो रीजन समझ रखे हैं ना, कि मानव शिकार के संदर्भ में आप पढ़ लो, प्राकृतिक आवास में जो हस्तक्षेप करता है, ये सारे तो बताने ही बताने हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली वो चीजें हम देखते हैं पहले पढ़ने की कोशिश। पहले आप जब भी आंसर लिखा करो तो जो प्रमुख रूप से जिम्मेदार है ना, जिसको आप सीधा रिलेट कर सकते हो सारस से ही, जैसे सारस के विलुप्त होने के से आप रिलेट कर सकते हो। जैसे आप बाघ के बारे में लिखोगे, वहां जो चैलेंज है उसके सामने सीधा बाघ जो है चुनौतीपूर्ण क्यों उसकी संख्या होती जा रही है, संकटग्रस्त क्यों होते जा रहे हैं, सीधा जिससे रिलेट कर सको पहले वो पॉइंट्स लिखा करो। फिर जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं सभी के लिए जिम्मेदार है, सभी वन्य जीवों के लिए जिम्मेदार है, उसके बाद वो कॉमन पॉइंट्स लिखने की कोशिश किया करो, ठीक। अब इसके संरक्षण को लेकर के देखो क्या प्रयास हो रहे हैं, वही संरक्षण को लेकर के जो प्रयास ऊपर बताए गए कि जो आर्द्र भूमियों को लेकर के देखो जो समस्या है, सूखा को लेकर के है ना, लोकल जो समुदाय है, जो स्थानीय समुदाय है, इसको थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है कि कीटनाशक का प्रयोग ना करो। ये अगर आपको चैलेंज दिख गए, चैलेंज अगर आपको दिख गए, समझ आ गए, तो उसके बाद में जब आपको प्रयास बताने होते हैं, प्रयासों में आपके पास इतने पॉइंट्स आ जाते होंगे अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ और प्रयास हैं स्पेसिफिकली आपको बताने की जरूरत होती है, जैसे सारस केन संरक्षण परियोजना, इसके बारे में बताना है और बोल देना है कि भाई राज्य के उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। जो सारस केन संरक्षण परियोजना है इसका 10 जिलों में संचालन किया जा रहा है, और सारस वगैरह को लेकर के जो देखिए प्राकृतिक आवास को लेकर के जो आर्द्र भूमियां चाहिए, वो आर्द्र भूमियों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, है ना, आर्द्र भूमियां विकसित की जाएंगी ताकि यहाँ पर आकर के सारस बैठे और सारस को संरक्षण दिया जा सके, ठीक है। और सारस आवासीय जो क्षेत्र हैं इनका एटलस बनाया जाएगा। एटलस बेसिकली देखो मॉनिटरिंग की जाएगी कि सारस का जो आवासीय क्षेत्र है इनकी मॉनिटरिंग करते हुए फिर यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा, यहाँ पर रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा, है ना, कि आप कीटनाशकों का प्रयोग मत कीजिए भाई, है ना, जो सारस के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी एटलस तैयार करने के बाद में जो सारस आवासीय क्षेत्र है यहाँ पर ये परियोजनाएं लागू करने की जरूरत है, और ये कार्यक्रम देखो चालू भी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। अब देखो सारस संरक्षण कार्यक्रम देख लिया हमने, ऊपर हमने गिद्धों के संरक्षण को लेकर के कार्यक्रम देख लिया। अब आज का लास्ट देखते हैं बाघ संरक्षण कार्यक्रम, यानी कि टाइगर रिजर्व को लेकर के क्या क्या यहाँ पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में स्टेटमेंट पड़ा होगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर, इन दो प्रोजेक्ट को लेकर के अभी राज्य सरकार के द्वारा 5 करोड़ के आसपास बजट का आवंटन किया गया है। यहां पर देखो प्रोजेक्ट टाइगर हम यहां इस वीडियो में कर लेंगे, आपके पास अब टारगेट रहेगा कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है, सॉरी प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है, इसके बारे में आप अपनी तरफ से इसका अध्ययन करो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर, चलो भाई अब टाइगर के या बाघ के संरक्षण कार्यक्रम को लेकर के समझते हैं। पहले ये जानते हो आप कि भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं कितने हैं, लगभग 52 या 53 के अराउंड हैं अभी टाइगर रिजर्व भारत में, ठीक है। 53 या 54 है, आप देख लेना करंट का डेटा कितना है। तो अभी हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमको यूपी पेपर 6 के अंतर्गत जानना है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपके 4 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। करंट में आपने पढ़ा भी होगा कि चौथा सबसे नवीनतम जो 52वां टाइगर रिजर्व बना था, वो चौथा जो सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व था
वो रानीपुर टाइगर रिजर्व था, जो आपका चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसके पहले 3 कौन से थे? आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत। और देखो ये जो टाइगर रिजर्व होते हैं, कोई नेशनल पार्क के भीतर भी हो सकता है, कोई आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, या इसके आसपास का बफर क्षेत्र भी हो सकता है। किसी नेशनल पार्क के, जैसे ये जो अमनगढ़ वाला है, ये जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है, इसके आसपास का बफर क्षेत्र जो है वो आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। बेसिकली जहां पर बाघों की संख्या देखी जाती है, बाघों का विचरण होता है या बाघों की संख्या मौजूद होती है, तो वहां पर इन सीटू कार्यक्रम के तहत उसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया जाता है एनसीटीए के द्वारा। ठीक है, अब ये टाइगर रिजर्व घोषित करने के बाद में यहाँ संरक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, देखा जाता है कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और फिर उसको देखते हुए कैसे टाइगर की संख्या को अधिक से अधिक प्रोटेक्शन, अधिक से अधिक संरक्षण दिया जाए। और इस संदर्भ में आप जानते हो भारत सरकार बेहतर कार्य कर रही है। इसी के चलते विश्व में अगर देखा जाए सर्वाधिक टाइगर किस देश के पास है? सर्वाधिक टाइगर हमारे भारत के पास है, और वर्तमान में जो आपका डेटा है 3167 है बाघों की संख्या आपके भारत में मौजूद है। ये आपके पास डेटा होना चाहिए भाई। ठीक, अब 4 देखो हमने देखे कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं, और फिर इन 4 टाइगर रिजर्व को आप क्या कर सकते हो? मैप पर लोकेट कर सकते हो। फिर देखेंगे बाघों को लेकर के चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, आखिर क्यों भैया संरक्षण कार्यक्रम चलाने की जरूरत पड़ी। तो पहली चुनौती देखो वही जो प्राकृतिक कारण, आपको जलवायु परिवर्तन बताना है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के पीछे भी कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मानव, है ना। जो अगर देखिए अगर अगर नेचुरली जेन्युइन तरीके से नॉर्मली अगर जलवायु परिवर्तन होता है या वैश्विक उष्मण बढ़ता है, इस इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ता जैसे ह्यूमन इंटरफेरेंस। कैसे? जब औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी, औद्योगिक गतिविधियां के चलते तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने के कारण ही वैश्विक उष्मण जैसी समस्या आई और जलवायु परिवर्तन देखने को मिला। अब जलवायु परिवर्तन जब देखने को मिलेगा तो उनके जो प्राकृतिक आवास हैं, उनके प्राकृतिक आवासों का भी देखो क्षरण होगा। एक तो ये जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? जनसंख्या बढ़ने के साथ में जब मानव हस्तक्षेप बढ़ेगा तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। ह्यूमन के द्वारा क्या किया जाएगा? इसके प्राकृतिक आवास को खत्म किया जाएगा, है ना, वहां पर कृषि कार्य किया जाएगा, ये सारी समस्याएं आएंगी। वन अपरोपण किया जाएगा वहां पर, है ना, डिफॉरेस्टेशन जैसी समस्याएं आएंगी। और तो और इन बाघों का शिकार भी किया जाता है। और क्या भैया? अति शहरीकरण और पर्यटन जैसी समस्याएं, जब इन नेशनल पार्क्स वगैरह में पर्यटन जैसी समस्याएं बढ़ेंगी तो सीधा उसका प्रभाव किसके ऊपर देखने को मिल सकता है? सीधा प्रभाव उसका देखने को मिल सकता है वहां रहने वाले जीवों, वन्य जीवों के ऊपर। उसमें आपका बाघ भी आता है, पीछे भी समझाया। तो ये सारे देखो प्रमुख कारण हैं जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब समाधान को लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? समाधान को लेकर के सबसे पहले आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखो क्या किया जाता है। जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख परियोजनाएं चल रही, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। अब प्रोजेक्ट टाइगर में सहयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 करोड़ समथिंग आपका क्या किया गया? बजट का आवंटन किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 का आपका प्रोजेक्ट था बाघों के संरक्षण को लेकर के, इसको बेहतर सफलतापूर्वक अगर क्रियान्वित करना है राज्य में भी, तो उसके लिए राज्य सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, और राज्य सरकार गंभीर हो चुकी है ना। बाबा अपने गंभीर हो गए हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करो। फिर एक प्रोग्राम चलाया जाता है एम स्ट्रिप। एम स्ट्रिप आप जानते हो, एम इस तरीके से लिखा जाता है, MSTR। ठीक है, तो एम स्ट्रिप क्या है? बेसिकली मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर्स। तो यहां मॉनिटरिंग की जाएगी किसकी? टाइगर की। और टाइगर की मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? जीपीएस का यूज करते हुए। ध्यान रखना, जीपीएस स्ट्रिप जो होती है वो आप समझिए लगाई जाएगी, टाइगर्स वगैरह फुटप्रिंट आदि के माध्यम से उन्हें मॉनिटर किया जाएगा, और पता किया जाएगा कि टाइगर्स की जनसंख्या कितनी है वहां पर, उस क्षेत्र में, उस टाइगर रिजर्व में, और कहां कहां पर ये विचरण करते हैं यह भी जानना आसान हो जाएगा। जिन जिन क्षेत्रों में ये जाते हैं उन उन जगहों पर नीतियां जो बनाई जाएंगी वो बेहतर ढंग से बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, तभी आप जो पॉलिसीज हैं वो बेहतर बना सकते हो, बेहतर इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक है फिर आपका T-2 प्रोजेक्ट। देखो T-2 प्रोजेक्ट बेसिकली चलाया गया था बाघों की संख्या को, T-2 का मतलब क्या है? 2 गुना करना, टाइगर की संख्या को 2 गुना करना, और इसको समय से पहले क्या किया गया? सरकार के द्वारा पूरा कर लिया गया। यहां देखो उत्तर प्रदेश सरकार का भी एक सहयोगात्मक रवैया देखने को मिला यहां पर। इसीलिए केंद्र के स्तर पर जो ये T-2 प्रोजेक्ट चलाया गया था, इसको हम सफलतापूर्वक पूरा भी कर सके हैं, ठीक है। जो 4 टाइगर रिजर्व है, यहां भी देखो ये प्रोग्राम चलाया गया आपका। फिर स्थानीय समुदायों को लेकर के हम क्या करेंगे? इन्हें जागरूक करेंगे। इन्हें जागरूक करने की जरूरत है, और तभी हम जितना भी अभियान ऊपर चलाएंगे, लेकर आएंगे पॉलिसीज, वो हम सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकेंगे। लास्ट में देखो वैधानिक उपाय जो भी किए जाते हैं, चाहे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, सारे जो भी आपके अधिनियम बनाए गए हैं, इन अधिनियमों को लागू करने की जरूरत भी है ना। इन क्षेत्रों में आपको क्या करना है? इन कानूनों को ढंग से लागू करना है ना। इसमें प्रशासनिक आपको मदद लेनी पड़ेगी, और वो लेनी भी चाहिए। तो इस तरीके से देखो जो संरक्षण कार्यक्रम थे, संरक्षण कार्यक्रमों में जो प्रमुख रूप से यहाँ नजर आए, जो जरूरी था कि करा देने चाहिए, जहां पर राज्य सरकार गंभीर है थोड़ा सा, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। उनको पढ़ने का देखो हमने यहाँ पर नजरिया समझा। नजरिया बेसिकली डायमेंशन यहाँ जानने का ये होता है कि हमको ये पता होना चाहिए आखिर वो मुद्दा है हमारे सामने क्यों है।
अब वो मुद्दा हमारे सामने यदि नजर आ रहा है तो क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के कारण पता होने चाहिए, फिर संरक्षण को लेकर के क्या कार्यक्रम आपके चलाए जा रहे हैं वो पता होना चाहिए, और उससे सबसे पहले जरूरी है कि उस वन्य जीव का महत्व हमें पता होना चाहिए। आपका कोई भी टॉपिक पढ़ने का, जब भी आप किसी संरक्षण कार्यक्रम को पढ़िएगा तो इस तरीके से ही आप अपना एक फ्रेमवर्क बनाकर चलिएगा। इस फ्रेमवर्क के साथ उस टॉपिक पर आपको क्या होगा, रटने नहीं होंगी चीजें, रटनी नहीं होंगी। साथ ही जब उत्तर लिखोगे, उत्तर में आपके फ्लो भी आएगा, है ना, फ्लो आएगा, डायमेंशन खुलेंगे और सारे डायमेंशन पर आप क्या कर सकोगे, सोच सकोगे, है ना, जैसे यहां पर हमने अभी डिस्कस किया है। चलो फिर देखो, आप बताना, फीडबैक जरूर दिया करो कि जो ये पेपर 6 को लेकर इन्वायरमेंट वाला पोर्शन था, क्योंकि इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत टेंशन में रहते हो यार, क्योंकि पेपर 3 में जो इन्वायरमेंट पढ़ते हैं वहां हम यूपी स्पेसिफिक डेटा थोड़ी ना बहुत पढ़ते हैं, वहां बहुत लिमिटेड यूपी स्पेसिफिक हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें सारा पूरे के पूरे राज्यों को देखना है वहां पर, है ना, कौन से वन्य जीव के साथ क्या चैलेंज आ रहा है। लेकिन यहाँ जब हमें डेटा पढ़ना है, यहाँ जब हमें संरक्षण कार्यक्रम पढ़ने हैं, यूपी स्पेसिफिक, यूपी सेंट्रिक, यूपी फोकस रह के पढ़ना है भाई, तो यूपी में देखना है कि कहां कहां पर किस वन्यजीव के साथ क्या चैलेंज है और कहां कहां पर कौन से वन्यजीव के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। यहाँ हम जो है ऐसा कोई वन्यजीव थोड़ी ना पढ़ने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, जिस जो संकटग्रस्त है ही नहीं हमारे यहाँ पर, क्यों पढ़ेंगे भाई उसके बारे में। तो यहाँ कोशिश वही की गई है। आप लोग फीडबैक देकर बताना कि भाई कैसा, कमेंट वगैरह किया करो यार, तो थोड़ा समझ में आए, हाँ आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं। कमेंट करने में भी थक जाते हो क्या, है ना, कमेंट तो कम से कम कर दिया करो, ताकि ये पता तो चले कि हाँ भाई ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आपकी डेवलप हो रही है। क्योंकि यहाँ समझ ही डेवलप करना है, स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। स्पून फीडिंग करने से आप फिर समझ नहीं सकोगे, आप अपने स्तर से ना तो पढ़ाई करोगे, ना ही कभी भी किसी टॉपिक पर आपकी एक एक विजन डेवलप होगा कि भाई इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है। चलो फिर वीडियो को कंप्लीट करते हैं यहीं पर, धन्यवाद।